हर तरफ बस एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई दे रहा था। लोग बदहवास से होकर इधर उधर अपने अपनों को बचाने के लिए भाग रहे थे। पूरी पूरी रात लाइनों में लगने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग रह जाते थे जिन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाता था। हर तरफ बस अपने प्रियजनों की उखड़ती हुई सांसों की चिंता, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिल पाने की खिसियाहट। जहां देखो वहीं बस लोग आंखों में आंसू लिए फड़फड़ाते खिसियाए होठों के साथ जगह जगह हाथ जोड़कर मिन्नतें करते दिख रहे थे कि भगवान के नाम पर प्लीज प्लीज बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम, सरकारी तंत्र और सरकार फेल हो चुके थे। कोरोना की दूसरी लहर अपने पूरे सबाब पर थी। दिन में 50 फोन आते थे जतिन के पास। कोई मिन्नतें करता था कि भैया हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा, प्लीज कुछ करवा दीजिए। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाथ जोड़ता था और कोई अपने प्रियजन की मौत होने पर उसका दाह संस्कार ठीक से करवाने के लिए उसके सामने रोता था। और जतिन भी बिना सोचे समझे बस निकल पड़ता था घर से सबकी मदद करने के लिए। वह इस बात की परवाह नहीं करता था कि कोरोना की इस जानलेवा लहर में अगर उससे कुछ हो गया तो उसके परिवार में उसके मम्मी पापा को कौन संभालेगा। उसे जैसे जुनून सा हो गया था कि मेरे साथ जो होना हो जाए, पर मैं रुकूंगा नहीं। एक जिद थी उसे कि मुझे मेरे हैरान परेशान दुखी शहरवासियों को हर संभव मदद करनी है। बस दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, जब उसे पता चल जाता था कि उसकी किसी को जरूरत है, वह बस निकल पड़ता था अकेले ही सबके लिए। पर जतिन भी लाचार था। सरकारी तंत्र फेल हो चुका था। ऑक्सीजन की भारी कमी थी। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर बनने वाली फैक्ट्री के बाहर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग ज्यादा थे और सिलेंडर कम, बहुत कम। और जो थे वो इतने महंगे थे कि बहुत से लोग तो उन सिलेंडरों का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं थे। इसी कारण से एक दिन लोगों की मदद कर पाने में असमर्थ जतिन खिसियाती हुई दांत भींचकर आंखों में आंसू लिए जमीन पर जोर जोर से अपने पैर पटक कर झुंझलाते हुए बोला, हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्यों हम इंसानों को इतना लाचार बनाया है आपने कि हम चाहते हुए भी अपने अपनों की जिंदगी नहीं बचा पा रहे। बेवजह जवान जवान लोग काल के मुंह में समा रहे हैं। मेरे भगवान, मैं क्या करूं जो इन लोगों के आंसू पोंछ पाऊं। जतिन लोगों की मजबूरी देखकर बौखलाया सा बस भगवान से सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था, लेकिन उसके लिए किसी सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। जवाब मिलता भी तो कैसे? गलती तो कहीं न कहीं हम इंसानों की ही थी इस बीमारी को लाने में। भगवान ने हमें स्वस्थ रखने के लिए पेड़ दिए, जंगल दिए। हम इंसानों ने आधुनिकता की अंधी दौड़ में सब काट दिए। नतीजा गर्मी बढ़ती गई और फिर उसे भीषण गर्मी से बचने के लिए हमने अपने घरों में, ऑफिसों में एसी लगवाने शुरू कर दिए। ये भी नहीं सोचा कि एसी के दूसरी तरफ से निकलने वाली गर्म गैस से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है। वर्चस्व की अंधी लड़ाई में हर देश में नए नए परमाणु हथियारों या जंग के गोला बारूद का आविष्कार करके पूरी दुनिया को आग के हवाले करने को तैयार रहता है। ऐसे में भगवान भी क्या करे, वह भी लाचार हो गया है हम इंसानों की मतलब परस्ती के चलते। वही अगर जतिन के बारे में बात की जाए तो करीब 37 साल की उम्र का बेहद सकारात्मक सोच का एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही समाज के लिए कुछ अच्छा करने की नीयत, हिम्मत और मादा रखता था। वैसे तो वह बिजनेसमैन था, लेकिन अपने बिजनेस के साथ कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। इन संस्थाओं में ब्लड डोनेशन से जुड़ी संस्थाएं, बच्चों के लिए इलाज और शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं और घर से बेघर हुए बुजुर्गों की संस्थाएं जैसी संस्थाएं भी थी। क्योंकि सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ था तो उसे काफी लोग जानते थे। इसी वजह से कोरोना के कारण कानपुर शहर में मचे हाहाकार के बीच लोग उसे मदद मांगते थे और वह
अपनी इंसानी क्षमताओं के हिसाब से सबके लिए खड़ा हो जाता था। परिवार में मम्मी, पापा और छोटी बहन थी, जिसमें से छोटी बहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में काफी खुश थी। नियत, संस्कार और अपने खुद के लिए बनाए गए नियमों से बंधा जतिन एक बहुत ही प्यारा और चंचल स्वभाव का, जिंदगी से भरा एक ऊर्जावान इंसान था। जहां तक एक तरफ कोरोना के प्रकोप से न सिर्फ कानपुर पीड़ित था, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत और पूरी दुनिया अपने अपनों को असमय खोने के गम में दुखी थी। वहीं दूसरी ओर कानपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इस कोरोना नाम की बीमारी से अछूती नहीं थी। लखनऊ में तो और बुरा हाल था। ऐसे ही एक शाम लखनऊ के रहने वाले 75 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी बाबू जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव डरे हुए से, घबराए हुए से, हद से ज्यादा व्याकुल से हुए, आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी सरोज के साथ ड्राइंग रूम में बैठे कोरोना से जुड़ी खबरें देख रहे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाए, हमें इस आपदा से बचाएं। उनके ऐसे डरे हुए और घबराने का कारण था कि उनके दामाद रवि की तबीयत पिछले 3-4 दिनों से बहुत खराब थी। शुरू में तो लगा था कि मौसम बदल रहा है, इसलिए शायद नॉर्मल वायरस या जुकाम होगा, पर तमाम दवाइयां देने के बाद भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो आज के दिन रवि का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट रात तक आने वाली थी। बाबू जगदीश प्रसाद और उनकी पत्नी सरोज दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बस हर थोड़ी देर में अपनी बेटी मैत्री श्रीवास्तव को फोन करके रवि का हालचाल जान रहे थे। मैत्री भी बहुत घबराई हुई थी। रात में 10 बजे रवि की रिपोर्ट मिलनी थी। शाम हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज घड़ी की सुइयों ने भी जैसे ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर 10 नहीं बजने देंगे। ऐसा लग रहा था मानो समय जैसे रुक सा गया हो। उधर मैत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर अपने घर में उसके मम्मी पापा लगातार भगवान से बस यही प्रार्थना करने में लगे थे कि हे भगवान, हमारी बच्ची के साथ कोई अन्याय मत होने दीजिएगा। कि तभी बाबू जगदीश प्रसाद के मोबाइल की रिंग बजने लगी। उन्होंने स्क्रीन देखी तो उनका मन बहुत घबराने लगा। फोन उनकी बेटी मैत्री का था। उन्होंने फोन की स्क्रीन पर अपनी बेटी मैत्री का नाम देखते ही झट से फोन उठाया और फोन उठाते ही बोले, हाँ गुड़िया, कैसी तबीयत है अब दामाद जी की? जगदीश प्रसाद अपनी बेटी से यह सवाल करने के बाद उसके जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जगदीश प्रसाद ने थोड़ी तेज आवाज में फिर से पूछा, गुड़िया बेटा, कैसी तबीयत है रवि जी की? कुछ तो बोल। यह सवाल पूछने के बाद दूसरी तरफ से रुंधे हुए गले से सुबकती हुई बेबस एक आवाज आई, पापा, आपकी गुड़िया टूट गई पापा, रवि मुझे अकेला छोड़कर चले गए, सब खत्म हो गया, आप प्लीज आ जाओ। मैत्री के मुंह से यह शब्द दर्दनाक सुनकर बाबू जैसे सुनने से हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। उनको ऐसा अवाक हुआ देखकर फोन आने के बाद से व्याकुल सरोज घबरा गई और जगदीश बाबू को जोर से हिलाते हुए घबराहट के मारे बौखलाई हुई सी बोली, क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अरे सुनिए, भगवान ही कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सरोज की जोर जोर से हिलाने पर जगदीश बाबू बदहवासे होकर मूर्छित से हुए सोफे से गिर के नीचे जमीन पर जा बैठे और जोर जोर से सांस लेते हुए बौखलाए हुए से लहजे में जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह सरोज से बोले, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था हमारी बेटी के जीवन में खुशियां आए हुए, भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया। सरोज, रवि चले गए, हम सबको अभागा करके रवि चले गए, मेरी बच्ची को इतनी कम उम्र में अभागा करके वह चले गए। जगदीश बाबू के मुंह से अपनी इकलौती बेटी मैत्री के पति रवि के मरने की खबर सुनकर सरोज वहीं सोफे पर बैठे बैठे ही अपनी छाती को रगड़ते हुए निढाल होकर, हे राम, ये क्या हो गया, हे राम, ये क्या हो गया कहते हुए सोफे पर ही गिरकर बेहोश हो गई।
अपने आंसू पोंछकर जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए जगदीश बाबू अपनी जगह से उठे और मेज पर रखा पानी का जग हाथ में उठाकर और उसमें से अपनी हथेली पर लेकर बेहोश पड़ी अपनी पत्नी सरोज की आंखों पर छिड़कने लगी। पानी छिड़कते हुए रोते रोते वह अपनी पत्नी सरोज से बोले, सरोज उठ जाओ। सरोज ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा। ये दुखों का पहाड़ जो हमारी बच्ची पर टूटा है, उसके बाद हमें उसको संभालना है। जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव की अगर बात करें तो वह एक बैंक रिटायर थे, क्योंकि पुराने जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी, तो बाबू जगदीश प्रसाद की शादी भी बैंक में जॉब लगने के बाद में 24 साल की उम्र में ही हो गई थी। जिस समय उनकी शादी हुई थी उस समय सरोज की उम्र 18 साल थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। तमाम मेडिकल टेस्ट और कई मंदिरों में संतान के लिए मन्नतें मांगने के बाद बड़ी मुश्किल से उनके घर में मैत्री नाम की संतान के तौर पर एक बहुत बड़ी खुशी बनकर आई थी। क्योंकि वह अपने मम्मी पापा की अकेली संतान थी, तो बचपन से ही जगदीश बाबू और सरोज ने उसे बड़े प्यार और नजाकत से पाला था। समय से पहले उसकी हर डिमांड पूरी करना, उसे हर वो चीज देना जो उसके लिए जरूरी थी। दूसरी तरफ मैत्री भी अपने नाम के हिसाब से बहुत सौम्य, सुंदर और संस्कारी लड़की थी। डिजिटल इंडिया की आधुनिकता की इस दौड़ में भी वह मॉडर्न कम पूजा पाठ करने वाली ट्रेडिशनल लड़की ज्यादा थी। इतनी प्यारी, हमेशा सबका ध्यान रखने वाली इकलौती बेटी के जीवन में अचानक से आए इस भयंकर तूफान की खबर ने जगदीश बाबू और सरोज को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। लेकिन वक्त की विडंबना यह थी कि उन्हें अपनी बेटी को संभालने से पहले खुद को संभालना था। इस उम्र में इतना बड़ा झटका सहना उनके लिए भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, लेकिन उन्हें ये करना था क्योंकि नियति ने उनके लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा था। मुंह पर पानी के पड़ने से सरोज को होश तो आ गया था, पर उनको अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। सरोज को संभालते और उनके आंसू पोंछते हुए जगदीश बाबू ने कहा, सरोज अपने आप को संभालो, हमें मैत्री की ताकत बनना है, और अगर हम ही इस तरह से टूट गए तो उसे कैसे संभालेंगे। प्लीज अपने आप को संभालो और चलो, हमें मैत्री के पास जाना है। जगदीश बाबू अपनी पत्नी सरोज को ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन अचानक से दुखों के टूटे इस पहाड़ के बाद एक माँ के लिए इतना आसान काम होता है संभालना। सरोज को ढांढस बनाने की नाकाम कोशिश करने के बाद जगदीश बाबू ने अपना मोबाइल उठाया और पास ही रहने वाले अपने छोटे भाई नरेश श्रीवास्तव को फोन कर दिया। नरेश को फोन करके जगदीश बाबू ने अपने दामाद रवि की मौत की खबर उनको दी, तो उनके घर में भी रोना पीटना मच गया। जगदीश बाबू और नरेश रहते भले ही अलग अलग घरों में थे, लेकिन दोनों के परिवारों और दोनों भाइयों के बीच प्यार बहुत था, और मैत्री अपने चाचा नरेश और उनके परिवार की बहुत लाडली थी। वजह थी जगदीश बाबू और नरेश की कोई बहन नहीं थी, और नरेश के भी 2 लड़के, तो पूरी पीढ़ी के बाद उनके परिवार में मैत्री एक बेटी के रूप में आई थी। नरेश के दोनों लड़कों के बीच मैत्री अकेली बहन थी, और देर से पैदा होने की वजह से दोनों लड़कों से छोटी थी, तो उसे हर तरफ से प्यार मिलता था। ऐसे में अपनी लाडली के साथ हुए इस हादसे की खबर सुनकर जगदीश बाबू के भाई नरेश को भी गहरा सदमा लगा था। जगदीश बाबू के फोन के फौरन बाद नरेश और उनका परिवार भागता हुआ उनके घर आ गया था, और उन लोगों के आ जाने से उन सब लोगों का साथ पाकर जगदीश बाबू और सरोज में परिस्थितियों को झेलने की थोड़ी हिम्मत आ गई थी। इसके बाद जगदीश प्रसाद, सरोज, नरेश और उनकी पत्नी सुनीता अपने दोनों बेटों राजेश और सुनील के साथ दुख की इस घड़ी में अपनी बेटी का साथ देने के लिए घर से निकल गए।
मैत्री के साथ हुए इस हादसे को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। कोरोना की दूसरी लहर कई परिवारों की खुशियों को बर्बाद करने के बाद लगभग खत्म हो चुकी थी और मैत्री पर इतनी कम उम्र में दुखों के टूटे इस पहाड़ के बाद एक और झटका जिंदगी ने उसे दे दिया था, और वह यह कि उसके ससुराल वालों ने रवि की असमय हुई मृत्यु के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराकर उसे अपने मायके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब वह अपने मायके में ही रहती थी। उम्र के इस पड़ाव में अपनी इकलौती महज 28 साल की जवान बेटी को इस तरह रोज तिल तिल कर घुटते देख जगदीश प्रसाद और मैत्री की मां सरोज बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि हम आज हैं कल नहीं। उम्र के इस पड़ाव में पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, ऐसे में हमारी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। यही बात सोच सोच कर जगदीश प्रसाद और सरोज दोनों जैसे मन ही मन रोज थोड़ा थोड़ा कट रहे थे। उन दोनों के लिए यह वाकई एक विकट मानसिक पीड़ा का बहुत भारी दौर था, जिसे ना तो वह दोनों बुजुर्ग बेचारे सह पा रहे थे और ना किसी से अपनी वेदना कह पा रहे थे। दूसरी तरफ मैत्री भी पूरी तरह गुमसुम हो गई थी। वह काम तो सारे करती थी, घर के और बाहर के, जो उससे कहे जाते थे या जो उसे करने के लिए समझ आते थे, और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखती थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी बनी रहती थी। हमेशा सबके बीच में रहने वाली मैत्री ने सबसे मिलना छोड़ दिया था। जिंदगी में आए इतने बड़े तूफान के बाद जो मैत्री सुबह और शाम 2 बार भगवान के आले के सामने खड़े होकर और घी का दिया जलाकर पूजा करती थी, उसी मैत्री ने भगवान की तरफ से भी पूरी तरह से अपना मुंह मोड़ लिया था। रवि के जाने के बाद कई त्योहार आए, नवरात्र, दशहरा, दिवाली, पर नहीं आई तो मैत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने अपने भविष्य को जैसे अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया था और अवसादों से भरी एक सोच जैसे उसके दिल में घर कर गई थी कि अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। लेकिन इस दुनिया के सम्भ्रांत समाज में रहने वाले माता पिता को यह कहाँ मंजूर कि उनके रहते उनकी संतान इतनी अवसाद में जिंदगी जिए। अपनी लाडली बेटी मैत्री के उतरे हुए चेहरे को देखते देखते आधी सी हुई जा रही सरोज ने एक दिन ऐसे ही मैत्री के पापा जगदीश प्रसाद से हिचकते हुए और दुखी लहजे में कहा, सुनिए जी, मुझसे मैत्री की ये हालत देखी नहीं जाती। जगदीश प्रसाद भी उसी उदास से लहजे में बोले, हाँ देखी तो मुझसे भी नहीं जाती सरोज, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मैत्री की चिंता खाई जा रही है। हमेशा हंसती रहती थी, हर त्योहार में बढ़ चढ़कर काम करती थी। क्या नहीं आता था हमारी बेटी को? पकवान बनाने से लेकर घर सजाना, रंगोली कितनी खूबसूरत बनाती है, कितने अच्छे से मैत्री ने अपना ससुराल को संभाला हुआ था। एक झटके में सब बर्बाद हो गया। भगवान, इतना निर्मोही कैसे हो गया सरोज? ऐसा तो कोई पाप हमने नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा हमारी बच्ची को मिली है। ये कहते कहते जगदीश प्रसाद फफक फफक कर रोने लगे और रोते रोते अपने माथे पर अपनी हथेली पटकते हुए बोले, इससे तो अच्छा भगवान रवि की जगह मुझे उठा लेते। रवि के जाने के बाद आधा तो मैं वैसे ही मर चुका हूँ। अपने पति जगदीश प्रसाद को इस तरह से टूट कर रोते देख सरोज ने उनके कंधे को सहलाते हुए और खिसियाते हुए कहा, आप संभालिए अपने आप को, ऐसे टूटने से क्या होगा, हमें कुछ निर्णय लेना होगा। अपनी आंसू पोंछते हुए रोंदे हुए गले से जगदीश प्रसाद ने सरोज से कहा, कैसा निर्णय? सरोज ने कहा, हम अपनी बेटी को ऐसे तिल तिल करके मरते नहीं देख सकते, हमें उसे उसके जीवन में आगे बढ़ाना होगा। थोड़ा हिचकते हुए सरोज ने कहा, उसकी दूसरी शादी करेंगे, उसे भी हक है खुश रहने का और उसे उसका हक हम देकर रहेंगे। सरोज के मुंह से ये बात सुनकर एकदम से जैसे जगदीश प्रसाद के दिल का बोझ कम सा हो गया था और वह अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मैं बहुत दिनों से यह बात सोच रहा था, पर मैत्री का उतरा हुआ और उदास चेहरा देखकर फिर से शादी की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरोज। हमारी बेटी को पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन अपनी बात कहते कहते जगदीश प्रसाद चुप हो गए तो सरोज ने पूछा, क्या लेकिन जी? जगदीश प्रसाद बोले, लेकिन रवि को गए अभी साल भर भी नहीं हुआ है। ऐसे में क्या मैत्री से इस संबंध में इतनी जल्दी बात करना ठीक रहेगा? अभी तो वह उस रिश्ते से बाहर भी नहीं आई है। सरोज थोड़ा अग्रेसिव सी हुई, बोली, आपकी बात ठीक है कि रवि को गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन यह बात क्या मैत्री के ससुराल वालों ने सोची कि उनके बेटे को गए इतना कम समय हुआ है तो अपनी बहू को इतना प्रताड़ित न करे, उसे इस तरह दुख से भरे समय में गलत इल्जाम लगाकर घर से धक्के देकर ना निकाले? क्या इसी दिन के लिए हमने अपनी बेटी को इतने प्यार और नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था कि उसके पति के जाने के बाद उसे इस तरह से बेइज्जती सहनी पड़े? रवि भले ही मैत्री से बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अपनी बहन और मम्मी की बातों में आकर अक्सर मैत्री को बिना वजह बातें सुनाया करते थे। परेशान कर रखा था सब ने मिलकर मैत्री को। फिर भी हमारी बेटी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, वो सब निभाती रही। और उसके बाद भी उन लोगों ने इतना गलत किया मैत्री के साथ। आपको याद नहीं है क्या कि बिल्कुल खाली हाथ उन लोगों ने घर से निकाल दिया था मैत्री को? इतना भी नहीं हुआ किसी से कि हमें एक फोन करके बता देते कि नहीं रखना है इसे अपने साथ, तो हम ही उसे इज्जत के साथ यहाँ वापस ले आते। वह तो भला हो आजकल की ऑनलाइन टैक्सियों का, जो मैत्री ने अपने फोन से बुक कर ली थी और घर आ गई थी। क्या यह नहीं याद आपको कि कैसे घर आने के बाद हम दोनों को देखकर रोते हुए घुटनों के बल गिर के इतना दुखी होकर के रोई थी? मम्मी, उन लोगों ने मुझे बेघर कर दिया, क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ? हमारी बेटी किस कदर टूट गई थी उस दिन कि अपने घर में रहने के लिए ही हमसे पूछ रही थी। जगदीश प्रसाद के रवि को लेकर किए गए सवाल ने सरोज के सब्र का बांध जैसे तोड़ दिया था और वह उस काले अतीत को याद करके बौखलाई हुई सी बस अपनी बात बोले जा रही थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सरोज ने कहा, सुनिए जी, अब ज्यादा मत सोचिए, हमें मैत्री से इस सिलसिले में कल ही बात करनी होगी। हमारी बच्ची जिंदगी से हारी हुई सी, भगवान न करे कल को कोई गलत कदम उठा ले तो हम क्या करेंगे? वह वैसे भी इतनी संजीदा है और हर बात दिल पर लगा लेती है। आप प्लीज कल सारे काम भूलकर मैत्री से इस विषय पर बात करिए और हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे। माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर न जाने कितनी बार अपने दिल पर पत्थर रख लेते हैं। अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी के जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए उसे हंसते हुए घर से विदा कर देते हैं, यह सोचकर कि वह जिस घर जा रही है उसे वहाँ मायके से भी ज्यादा प्यार और खुशियां मिलेगी। लेकिन जब उन्हें पता चली कि उनकी फूल सी बच्ची को अकेले पाकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। जिस बेटी को खुश देखने के लिए जगदीश प्रसाद और सरोज ने उसकी शादी करवाई थी, उस बेटी को आज दुखों के पहाड़ के बीच में गिरा देखकर वह कैसे ना सोचे उसके सफेद हो चुके जीवन में फिर से रंग भरने के लिए। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कैसी लगी कहानी। धन्यवाद।